अजीम मुजाहिदे आज़ादी शेर मैसूर टीपू सुल्तान के नाम पर कर्नाटक में अक्सर सियासत होती रहती है, लेकिन इस बार का एक बयान काफ़ी चौंकाने वाला है। इंतखाबी मफाद के लिए टीपू सुल्तान को निशाने पर रखने वाली बीजेपी के एक एमएलसी ने उन्हें धरतीपुत्र बताया है। रिपोर्ट देखिए। अजीम मुजाहिदे आजादी टीपू सुल्तान का नाम आते ही फिरंगियों को नाको दम करने वाले उस जाबाज की तस्वीर सामने आ जाती है, जिसके शहीद होने के बाद भी उनकी लाश के करीब जाने में गोरों के कदम कांप रहे थे। लेकिन बदले हालात में वतन परस्ती के सियासी माहौल में इस बहादुर जाबाज पर भी सियासत होने लगी है और इस बार काफी चौंका देने वाला बयान सामने आया है। दरअसल इंतखाबी मफाद के लिए टीपू सुल्तान को निशाने पर रखने वाली बीजेपी के एक एमएलसी ने उन्हें धरती पुत्र बताया है। उन्होंने मजीद कहा कि जंगे आजादी के दौरान टीपू की कुर्बानी को देखते हुए उनके सामने सिर झुकाना चाहिए। ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಳೆಯನ್ನು ಊದಿದವರಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಕಳವಳಿಯ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣದವರು ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಆಗಿದ್ದರು, दक्षिणದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು सुल्तान। जेडीएस से बीजेपी में शामिल हुए एमएलसी विश्वनाथ का ये बयान उनकी नई पार्टी और फिक्र से मेल नहीं खाता है। इसीलिए रियासती बीजेपी उनके इस बयान से पल्ला झाड़ रही है। याद रहे कि येदियुरप्पा हुकूमत बनने के बाद टीपू सुल्तान के खिलाफ कई कदम उठाए गए। पहले कांग्रेस के दौर में असेंबली में शुरू हुई टीपू सुल्तान की यौम पैदाइशी तकरीब पर रोक लगा दी गई, तो बाद में कोरोना की वजह से कोर्स कम करने के बहाने टीपू सुल्तान और उनके वालिद हैदर अली को कोर्स से हटा दिया गया। ऐसे में पार्टी एमएलसी की जानिब से उन्हें एक बेहतरीन कमांडर बताने के बाद बीजेपी सख्ते में है। कमांडर इन चीफ दक्षिणದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಇವೆಲ್ಲ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನಿಗೆ ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಹುತಾತ್ಮರಾದಂತಹ ದೇಶ ತಲೆಬಾಗಿದೆ। बहरहाल टीपू सुल्तान की शान में कशीदे पड़ने का यह कोई पहला बयान नहीं है। कुछ साल पहले असेंबली के एक शानदार तकरीब में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद भी उन्हें अजीम मुजाहिदे आजादी बता चुके हैं। तो भाजपा के अलग होने के दौरान खुद बीएस येदियुरप्पा ने भी शेरे मैसूर को मुल्क का एक सच्चा सिपाही बताया था। ऐसे में एक सवाल यही बाकी रह जाता है कि टीपू सुल्तान के लिए भाजपा की फिक्र बदली है या एच विश्वनाथ अभी जेडीएस के नजरिए से बाहर ही नहीं आ पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो जाहिर सी बात है कि अजीम मुजाहिद आज़ादी टीपू सुल्तान को लेकर जिस तरीके से सियासत होती आई है, उस सियासत में अब ये नया रंग, नया रूप देखने को मिल रहा है। जी मीडिया नुमाइंदे जयपाल शर्मा हमारे साथ इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। जयपाल, हमने देखा है कि पिछले दिनों जिस तरीके से टीपू सुल्तान को लेकर जो सियासत हुई है रियासत में, वो काफ़ी अहम रही है, लेकिन इस बार एक नया ही शिगुफा है और उसमें जेडीएस से बीजेपी में जो शामिल हुए हैं वीएच विश्वनाथ, उनका बयान काफ़ी चौंकाने वाला है और वो तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी इसको किस तरीके से देख रही है कि आप सिर्फ पल्ला झाड़ लिया है या फिर उनका जाती बयान बताया है? जी देखिए, जहाँ तक इन विधायक की का सवाल है, ये फिलहाल जो है एक एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और आपको याद होगा कि जो येदियुरप्पा की सरकार बनी है उसमें जो बागी विधायक थे उनमें से एक हैं ये विश्वनाथ। इससे पहले जनता दल सेकुलर से पहले ये कांग्रेस में थे। और इस समय जो कर्नाटक राज्य की स्थिति है, जिस तरह से हम जान रहे हैं कि लगातार कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर के बातें की जा रही हैं, तो इसको इस लिहाज से भी देखा जा सकता है कि ये एक दबाव बनाने की राजनीति के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि वो बेहतर तरीके से जानते हैं, वो बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है और वो बेहतर समझते हैं कि इस मुद्दे के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी की राय क्या है। बावजूद उसके इस तरह का बयान देना, उसको एक तरह से ये देखा जा सकता है कि एक टैक्टिस डेवलप करने की कोशिश, क्योंकि लगातार इस बीच येदियुरप्पा के ऊपर में दबाव है कि कैबिनेट का एक्सपेंशन हो। कोरोना की वजह से ये काफी दिनों तक टल गया था और अभी और फिलहाल कुछ और दिन तक डाले जाने की उनकी जानकारी सामने में आ रही है। तो ऐसे में इस तरह का बयान देकर के दरअसल वो एक बार दिखाना चाहते हैं कि अगर उनकी बातों को ना माना गया तो हो सकता है कि वो फिर अपने
पुरानी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं। जी। तो इससे ज्यादा फिलहाल इससे कोई राजनीतिक मायने समझ में जी। नहीं आते। और जयपाल, क्या इसको ये माना जाए, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि कैबिनेट का एक्सपेंशन होना है, उस लिहाज से एक दबाव बनाने की कोशिश तो हो रही है, क्या इसको लेकर क्योंकि पार्टी लाइन से हटकर इसका बयान माना जाए? क्योंकि जाहिर सी बात है कि पार्टी लाइन से हटकर अगर बयान दिया जा रहा है तो उसमें फिर पार्टी फिर कोई कार्रवाई करेगी। जी देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है वो बेहतर जानते हैं कि जब से येदियुरप्पा सरकार वापस पावर में आई तो उन्होंने आने के साथ ही जो टीपू जयंती जो मनाई जा रही थी उसको उन्होंने सरकारी तौर पर मनाने से इनकार कर दिया, यानी उसको खत्म कर दिया। तो एक तरह से पार्टी का स्टैंड इसके ऊपर में पूरी तरह से क्लियर है। निश्चित ही पार्टी इस तरह के दिए गए बयानों की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेगी। वो ये कहकर ये इनके व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं, वो उसको इस तरह से वो उसको बताना चाहेगी। तो ऐसे में सिर्फ इस नजरिए से कभी कैबिनेट एक्सपेंशन होना है। विश्वनाथ के बारे में अगर हम बात करें तो ये पिछला चुनाव जो उपचुनाव जो हुए थे उसमें चुनाव हार भी गए थे, परंतु चूंकि येदियुरप्पा ने इनको बहुत अहमियत दी थी, क्योंकि जो सरकार बनी थी उसमें इनकी भूमिका काफी अहम रही थी, जिससे उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कोटे से एमएलसी भी बनाया गया। और अब शायद वो ये सोच रहे हैं कि कैबिनेट एक्सपेंशन होना जरूरी है और उसमें वो शायद अपने लिए कोई जगह तलाश रहे हों। ऐसे में इस तरह का बयान दे करके एक बार कहा जा सकता है कि उन्होंने एक संकेत दिया है कि अगर उनकी बातों को ध्यान ना दिया जाए तो हो सकता है कि वो फिर उन्हीं पार्टियों के रुख करें जहाँ से वो आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए जयपाल शर्मा आपका। तो अब ये देखना अहम होगा कि इस बयान के क्या मायने निकाले जाएंगे, क्योंकि कैबिनेट का एक्सपेंशन होना है। क्या हो सकता है कि शायद उस वजह से ये बयान को जोड़ कर देखा जाए, और साथ ही दूसरी बात ये भी है कि क्या अभी वो जेडीएस के जो माहौल है उससे बाहर निकल पाए हैं या नहीं, ये भी अहम मुद्दा है। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने राजधानी में हुए तशद्दुद में बेकसूर लोगों की गिरफ्तारी से इनकार किया है। आज एक गांजे की तस्करी का इंकशाफ करते हुए इसके तार भी तशद्दुद से जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन एक सहाफी के सवाल पर वे इससे अलग इसको बताने लगे। इस दौरान उन्होंने गिरफ्तार 300 से ज्यादा लोगों में किसी नाबालिग की गिरफ्तारी से भी इनकार किया है। बेंगलुरु तशद्दुद में अपोजिशन के निशाने पर रहे कमल पंत का कहना है कि पुलिस सिर्फ कसूरवारों के खिलाफ ही कार्रवाई कर रही है। हालांकि अपोजिशन समेत कई समाजी तंजीमों ने पुलिस पर हुकूमत के दबाव में सियासी मुखालिफों पर कार्रवाई का इल्जाम लगाया है। दो अलग अलग केसों को अभी जोड़ने का समय नहीं है। ये केस सिर्फ एक सीजर का है जो लाइव है, कल पकड़ा गया। जो आप केस बोल रहे हैं वो 15 दिन का है, उसका इन्वेस्टिगेशन अलग तरीके से चल रहा है, अलग उस पे है। उसको हम जो है उसको हम जो है दो चीज़ें अलग हैं, अलग तरीके से अलग अलग ऑफिसर अलग टाइम पे देख रहे हैं। अगर आगे किस तरह से जाता है सब कुछ ऑनेस्टली और ट्रुथफुली जब होगा वो उस टाइम पे होगा। उस टाइम पे मैंने ऐसा नहीं बोला। आप देखिए क्या बोला मैंने, उसको जरा सुनिए आप जरा उसको ठीक से। नहीं मैंने ये नहीं कहा। नहीं मैंने कहा पिछले 15-20 दिन में कुछ वारदातों में ऐसा भी आया है, इस तरह के हमको आरोप आए हैं कि इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है करके। तो हम जो है अभी उसी सब संभावनाओं के रहते हुए हम इस चीज़ को, इस इन्वेस्टिगेशन को कर रहे हैं। मैं किसी सिचुएशन को नकार नहीं रहा हूं और मैं किसी भी चीज़ को अभी सत्यापित भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये केस बहुत ही शुरुआत में है। इस दौरान बेंगलुरु तशद्दुद में बेकसूरों की गिरफ्तारियों पर क्या कहा पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने, आइए सुनते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल नकारता हूं कि पुलिस को इनोसेंट को पकड़ा, ये बिल्कुल भी इस बात में कोई अर्थ नहीं है। 377 लोग 65 केस में अरेस्ट हुए हैं, तो नंबर आप कैसे कहते हैं? इसमें नंबर नहीं, जो हमने किया है, अक्यूज के क्लिप है, डिजिटल एविडेंस है। आज तक ये सब बातें जनरल में उठ रही हैं, कोई स्पेसिफिकली बताया ये है, तो ऐसा कोई केस हमारे सामने नहीं है। और अगर हमसे ज़्यादा भी अगर कोई ऐसा है तो कोर्ट के अंदर, तो सारे कोर्ट के चैनल्स लोगों के पास में अवेलेबल हैं। तो जब अगर पुलिस के साथ में नहीं है तो कम से कम कोर्ट के सामने तो कोई अपना निश्चित तौर से या स्पेसिफिक बताए कि ये आदमी पे वो, ऐसा किसी ने अभी तक नहीं कहा। ये जनरल लिगेशंस जो है ये फ्लोट कोई करे तो मैं इस पर रिएक्ट नहीं कर सकता हूँ। हमारे लोगों ने सब ड्यू डिलीजेंस के साथ में लोगों को अरेस्ट किया है। इस तरह की 2 पिटिशन जो आप ये बता रहे हैं, ऐसे
वो पिटिशंस अभी भी हायर कोर्ट्स में जाके भी वहाँ पर भी इसमें कोई उन लोगों को रिलीफ, और कुछ जगह पे ये भी कहा गया कि हम बच्चों को पकड़ के लाए। ऐसा अगर होता तो उसके किसी भी ने भी आज तक कोर्ट के अंदर ऐसा नहीं किया है। आलमी वबा कोरोना की वजह से इस बार सभी त्योहारों का रंग फीका नजर आ रहा है। कुछ सालों से मुल्क में गणेश चतुर्थी और मुहर्रम के साथ साथ आने से इंतजामिया को काफी मुहतात रहना पड़ता है, लेकिन कर्नाटक के हुबली में एक ही छत के नीचे होने वाला यह त्योहार कौमी यकजहती का मिसाल बना हुआ है। रिपोर्ट देखिए। गूंजे कहीं पे शंख, कहीं पर अजान हो, जब जिक्र एकता हो तो हिंदुस्तान हो। उर्दू के मशहूर शेर की तर्जुमानी करती ये तस्वीरें हैं कर्नाटक के हुबली की, जहां एक ही पंडाल में गणेश के मुजस्समे और मुहर्रम की निशानियां रखी गई हैं। त्योहारों के इस मुल्क में जब भी दो मज़ाहिब के त्योहार एक साथ पड़ते हैं तो इंतजामिया परेशान हो जाता है। ऐसे हालात में हुबली के विरानल गांव के लोगों ने मुल्क के लिए आपसी भाईचारे की एक नई राह हमवार की है। हिंदू मुस्लिम और सब बड़े लोग मिलके ये एक ही पंडाल में त्यौहार बनाए थे। जैसे हम छोटे बच्चे थे देखे, फिर वो 1918, 19, 2020 फिर से आया है। हम लोग वही परंपरा आगे बढ़ा रहे हैं। ये खुशी की त्यौहार ऐसा ही रहना चाहिए, क्योंकि ये देश में क्या चल रहा है आजकल, इसको ये करने के लिए, ये यूनिटी के लिए, देश की यूनिटी के लिए ये त्यौहार, ऐसा त्यौहार बनाना चाहिए। हम भी मुहर्रम रोज़े रह के मुहर्रम बड़े दुख से मुहर्रम बनाते हैं। और गणपति जो आती है, और गणपति ये भी बड़े पाबंदी से 9 दिन, 5 दिन, 1 दिन का चलता है। और यहाँ पर बरनाड़ में देख के खुशी महसूस होती है। यहाँ पर सब मिल के, एक धर्म नहीं है, सब मिल के यहाँ पर एक काम चलता है। तो हर हुबली के अंदर, हर हिंदुस्तान में ये काम चलना चाहिए। धारवाड़ जिले का हुबली सूफी संतों को लेकर एक खास शिनाख्त रखता है, जहां के लोग सालों से बिना किसी तफरीक के हर त्योहार को मिलजुल कर मनाते हैं। मुल्क के नफरत भरे हालात में इसी गांव के नौजवानों ने इसकी शुरुआत की थी, जो आज मुल्क के लिए एक तरह से मिसाल राह बनती जा रही है। एक तरफ जहां मौलाना जाकिर काजी हिंदू मुसलमान की जगह हिंदुस्तान की बात करने पर जोर देते हैं, तो वहीं मोहन का कहना है कि ये रवायत पूरे मुल्क में नाफिज करनी चाहिए। ये बरनाड़ ब्लॉक के अंदर आज जो दिखा रहे हैं, गणपति और मुहर्रम मिल के बना रहे हैं, तो एक इंसानियत है। यहाँ पर समाज नहीं है, यहाँ पर सब मिल के करते हैं। यहाँ परिवहन में एक 4-5 साल से आ रहा हूँ, गणपति और मुहर्रम मिल के यहाँ पर जो ईद बनती है, ये ऐसा हर जगह होना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम का यहाँ पर एक नाता नहीं रहेगा। ये बहुत अच्छा एक ये है, लोगों को एक मैसेज दे सकते हैं हम। ये मुहर्रम और गणपति त्यौहार जो है हर 33 या 35 साल में त्यौहार आती है। और ख़ास बात यह है कि हर हिंदुस्तान में लो, हर स्टेट में लो, अपना मज़हब, अपने मज़हब से ईद मनाते हैं। लेकिन बिरनाड़ एक अजनबी ऐसा गाँव है, यहाँ पर हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, दोनों मिला को एक धर्म बनता है। कौम कौन सी नहीं है, अगर वो हिंदू अगर मुसलमान है तो दोनों मिलकर देखो मजा आती है। हम ये नहीं सोचते कि हम मुसलमान है अगर वो हिंदू है, सब हम ये सोचते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं। आपसी भाईचारा और कसरत में वहद ही हिंदुस्तान की असल पहचान है। बदलते हालात में कुछ नफरती अनासिर भले ही इस शिनाख्त पर चोट पहुंचाने की नाकाम कोशिश में हैं, लेकिन मुल्क की अक्सरियत आबादी आज भी उसी हिंदुस्तान को कायम रखना चाहती है, जिसके बूते हमारे बुजुर्गों ने फिरंगियों के 200 साला हुकूमत को वापस जाने पर मजबूर कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जेईई मेंस और नीट इम्तहानात को लेकर सियासत अब जिद का मसला बन चुकी है। वजीर तालीम के ऐलान के बाद भी कांग्रेस कारकुनान का मुजाहरा जारी है। अपोजिशन के सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी के बीच रमेश पोखरियाल निशंक ने इम्तहानात अपने ही वक्त पर कराए जाने का ऐलान कर दिया है। अब ऐसे में कोरोना वबा के दौरान इन इम्तहानात को अपोजिशन टालने की लगातार कोशिश कर रहा है, मुतालबा कर रहा है, जबकि हुकूमत ऐसे में बच्चों के करियर के साथ इसको खिलवाड़ बता रहा है। और इसी को लेकर आज भी कांग्रेस और एनएसयूआई के वर्कर्स ने मुल्क भर में मुजाहरा किया। वहीं दिल्ली समेत कई रियासतों ने एनएसयूआई कारकुनान की भूख हड़ताल पर वो बैठे हैं। वाज़ेह है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तस्दीक के बाद इम्तहानात की तैयारियां तेज़ हो गई है।
जेईई का इम्तहान 1 से 6 सितंबर तक, जबकि नीट का इम्तहान 13 सितंबर को होना तय हुआ है। This is not the party is protesting against the central government. We are sharing the sentiments of the student community of India. We are for safety of students. Therefore, here you have to understand, we are all for conducting an examination in a safer background. Now, what is the concern of the NSUI? What is the concern of students community of India? Because of, you know that especially in North Indian rural area, they have to reach the center, they have to travel, if they want to reach the center, they have to travel 500 kilometers, 600 kilometers or 300 kilometers. सत्याग्रह का और जो अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पे हम बैठे, आज हमारा तीसरा दिन है और हमारी मांग यही है कि जो नीट और जेईई की जो परीक्षा है उसको कुछ देर के लिए स्थगित की जाए और वो उसके लिए कुछ हमारे जायज़ जो प्रश्न हैं वो भारत सरकार के पास है, जिनका 25 लाख छात्रों को कोई जवाब जो है नहीं मिला है। सबसे पहले तो बिहार और असम में जिस तरीके से बाढ़ आई है और कई और राज्य भी जो बाढ़ से प्रभावित हैं, वहाँ के छात्र किस प्रकार जो हैं परीक्षा स्थल पर पहुँच पाएंगे, जबकि हम सबको पता है कि अभी तक यातायात भी, वो चाहे ट्रेन हो या वो चाहे रोड की सर्विस हो, वो अच्छी तरीके से अभी पूर्ण तरीके से संचालन उनका नहीं हुआ है। जब ये सरकार विफल है कोरोना महामारी को रोकने के लिए, उसी वक्त इस सरकार का और एक साजिश ये हो रहा है कि जो देश के छात्र हैं उनको नीट और जेईई एग्जाम के माध्यम से कोरोना के तरफ ये लोग धकेल रहे हैं। अगर आज के डेट में जेईई और नीट का एग्जाम होता है तो लाखों के तादाद में लोग, स्टूडेंट्स देश भर से हर जगह से आएंगे एग्जाम देने के लिए जहां पे सेंटर होगा। इतने लोग एक साथ बैठ कर अगर एग्जाम देते हैं तो उनको अगर कोरोना होता है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये सरकार जिम्मेदार रहेगा। और मैं आपके उड़ीसा के बारे में बताना चाहूँगा, उड़ीसा के काफ़ी सारे जिले में अभी फ्लड का सिचुएशन है। इस जेईई और नीट एग्जाम देने के लिए ना इन लोगों के पास अभी कोई ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा होगा, ना कोई अकोमोडेशन का सुविधा होगा, तो फिर ये सरकार ये एग्जाम किसके लिए कर रहा है? The Congress party has today taken up throughout the country these protest programs like you're seeing here to demand postponement of NEET and JEE exams. Narendra Modi government in Delhi and KCR government in Telangana should not risk the lives and the health of the students by holding NEET or JEE or SET exams in Hyderabad. This is very risky for the students' health. We are speaking up for students' safety. We demand that NEET and JEE exams be postponed. We are doing a protest for that here. हम लोग परीक्षा के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, समय के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग चाहते हैं कि जब हम कोरोना में 5 आदमी खड़ा नहीं हो सकते हैं तो हम स्टूडेंट रहे, स्टूडेंट ज़्यादा दिन हम लोग छात्र राजनीति की है। अभी जो परीक्षा देने आता है वो एक लड़का एक रूम किराए पर लेकर आता है, उसमें 10 को 20 को लड़का सोता है। तो आज आप सब लड़कों को मौत के मुंह में झोंक रहे हैं, जहाँ की रोज 1500 मरीज आ रहा है, 1000 से ज़्यादा मौत हो रही है, वहाँ परीक्षा ले रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी ने सब मीटिंग में कहा कि आप अभी सेमेस्टर जितना है, सेमेस्टर के आधार पर आप रिजल्ट दे दीजिए, और यदि कोई लड़का को लगता है कि हमको ज़्यादा नंबर आएगा 2 महीने के बाद परीक्षा ले लीजिएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि बड़े बड़े जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो लाखों का डोनेशन लेते हैं, उनका एक सत्र मर रहा है। वो डोनेशन की केवल डोनेशन ले लूटे, इसके लिए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, जान के साथ खिलवाड़ है, भविष्य के साथ नहीं जान के साथ खिलवाड़। शोपियां जिले के किलोरा गांव में हिफाजती दस्तों और मिलिटेंटों के दरमियान तसादुम हुआ है। इस खबर को दिखाएंगे अगले बुलेटिन में। फिलहाल के लिए सलाम दक्कन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी सलाम।